दोस्तों, कई बार मैंने ऐसी मूवीज को एक्सप्लेन किया है जिसकी असली जान उसकी स्टोरी में होती है। ना कोई सस्पेंस, ना कोई थ्रिलर, बल्कि प्योर इमोशन और कहानी। कदैसी विवासाई, केडी कुदुपराई, श्वास, साइकिल, केयर ऑफ कंधाल जैसी मैंने कई मूवीज को एक्सप्लेन किया है, जिसे लोग ये समझकर एक्सप्लेन नहीं करते कि भाई इसमें तो कोई खास बात है ही नहीं। लेकिन मेरे लिए ये मूवीज बहुत ही खास हैं, और ऊपर से आप लोगों के कमेंट्स इसे और खास बना देते हैं। और ऐसी ही एक और मूवी मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ जिसका नाम है तिट्ठी, और इसका हिंदी में मतलब है अंतिम संस्कार। दोस्तों, इस मूवी को लास्ट तक जरूर देखना और इस वीडियो को लाइक करके अपने हर उम्र के दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर करना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत होती है चन्नावेरे गौड़ा नाम के एक बहुत ही बूढ़े आदमी से, जिसकी उम्र अभी 101 साल की है। 100 से ऊपर होने की वजह से गांव में सभी उसको सेंचुरी गौड़ा नाम से भी पुकारते हैं, जबकि बच्चों ने उसका नाम सेंचुरी बाबा के नाम से फेमस कर रखा है। अब गौड़ा की बात करें तो वो अपने गाँव का सबसे बड़ा ट्रोलर है। हर आने जाने वाले पर कमेंट करना उसका काम है। लोगों से सुना है कि वो अपनी जवानी में बहुत ही छिछोरा किस्म का आदमी था, जो हर दूसरी औरत के पीछे लगा रहता था। खैर, अब हम देखते हैं कि आज जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था तो अचानक रास्ते में टॉयलेट करते करते वो बेहोश हो गया और कुछ ही देर में उसने अपना दम तोड़ दिया। फिर धीरे धीरे ये खबर पूरे गाँव से होती हुई सेंचुरी के घर तक पहुँच गई। अब यहाँ लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि उसको कोई बीमारी नहीं थी और ना ही उसे कोई गम था, यानी इस पृथ्वी लोक पर उसका समय पूरा हो चुका था। हालांकि लोग कानाफूसी करते हैं, लेकिन अब आदमी मर गया तो आखिर क्या ही कहेंगे। खैर, इस बीच हमें अब उसका पूरा परिवार दिखाया जाता है, जिसमें सबसे पहले होता है सेंचुरी का सबसे बड़ा बेटा गड़प्पा। अब गड़प्पा की बात करें तो वो खुद काफी बूढ़ा हो चुका है और एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं टिकता। बस दिन भर यहाँ वहाँ घूमना फिरना, बिना मतलब कभी इस गांव तो कभी उस गांव भटकना, यही उसकी फितरत है। फिर हम देखते हैं कि ऐसे ही आज जब वो शराब पीते पीते यहाँ वहाँ भटक ही रहा होता है कि तभी किसी ने उसे बताया कि उसके पिता सेंचुरी की मौत हो गई है। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि इस खबर ने उसके चेहरे पर जरा भी शिकन पैदा नहीं की, जैसे उसे अपने पिता से कोई लेना देना ना हो। उल्टा उसने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो पैदा हुआ है वो एक ना एक दिन तो मरेगा ही। खैर, इसके बाद हम गड़प्पा के बेटे को देखते हैं, जिसका नाम था थमन्ना गौड़ा। हम देखते हैं कि उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के सर पर है और वो गन्ने की खेती करता है। लेकिन उसके अंदर अपने दादा यानी सेंचुरी के कई गुण हैं, जिसमें से सबसे ऊपर है जल्दी पैसा कमाने की हसरत। अपनी जिंदगी में उसने कई बार फर्जी काम करके जल्दी पैसे कमाने के तरीके निकाले थे, लेकिन वो हर बार उसमें फेल ही हुआ था। बावजूद इसके उसका खुराफाती दिमाग आज भी ऐसे ही कयास लगाए रहता है। अब ऐसा नहीं है कि उसका कोई बेटा नहीं है, उसके पास भी एक बेटा है जिसका नाम है अभिषेक। अपने परदादा, दादा और बाप की तरह इसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता। ऊपर से पैसा कमाने के नाम पर वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर जंगल से लकड़ियां चुराता है और कभी नदी से बालू चुराता है। इस तरह सेंचुरी ने अपने जीते जी 3 पीढ़ियां देखी थी और पूरे गांव में अब उसकी मौत का जिक्र था। इसलिए हम देखते हैं कि गांव का मुखिया ये चाहता था कि सबसे बुजुर्ग होने के नाते उसकी अंतिम यात्रा बहुत ही धूमधाम से निकाली जाए। तो इसीलिए अब वो धीरे धीरे काफी लोगों को इकट्ठा करता है और देखते ही देखते सेंचुरी बाबा की अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए पूरा गांव उमड़ आता है। फिर मुखिया गांव का मेन होने के नाते इस अंतिम विदाई में बैंड बाजों का खर्चा खुद उठाता है और लोगों से अपील भी करता है कि सभी लोग इस विदाई में शामिल हों। असल में गांव में लोगों का मानना था कि अगर किसी बड़े बुजुर्ग की यात्रा में शामिल हुआ जाए तो उसमें शामिल होने वाला आदमी उतनी ही उम्र जीता है। इसलिए सेंचुरी बाबा की उम्र 101 साल होने की वजह से सभी उसमें शामिल होने के लिए आते हैं। अब दोस्तों, ये सिर्फ मूवी की बात नहीं है, बल्कि नॉर्थ और साउथ दोनों ही साइड के रियल लास्ट रिचुअल्स में लोगों का यही मानना होता है। खैर, अब जैसा कि हमें पता है कि मुखिया ने बैंड बाजे मंगवाए थे, जबकि सेंचुरी के पोते थमन्ना ने उसके अंतिम संस्कार का सामान भी मंगा लिया था। तो आखिरी काम बचा था चिता को आग देने का, जिसकी जिम्मेदारी रीति रिवाज के हिसाब से सेंचुरी के बेटे गड़प्पा की थी। खैर, अब सभी लोग इस अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं और पूरा गाँव आखिर में गाँव के शमशान घाट पर पहुँच जाता है। लेकिन जैसे ही चिता को आग देने की बारी आती है, वैसे ही सब नोटिस करते हैं कि सेंचुरी का बेटा यानी गड़प्पा तो वहाँ है ही नहीं। अब थमन्ना समझ जाता है कि अगर उसका पिता वहाँ टाइम पर नहीं आया
तो सारे गांव के सामने उसके परिवार की किरकिरी हो जाएगी। इसलिए वो फौरन अपने बेटे अभिषेक से कहता है कि जाओ और अपने दादाजी को जल्दी ढूंढ कर लाओ। पता नहीं उन्हें इस बारे में किसी ने कुछ बताया भी है या नहीं। अब धूप में खड़े खड़े पूरे गांव का पसीना बह रहा होता है, लेकिन रिवाज तो भाई रिवाज है। इसलिए अभिषेक को मजबूरन अपने दादाजी को खोजने जंगल जाना पड़ता है और आखिर में कड़ी मशक्कत के बाद वो उसे एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिलता है। अब अभिषेक उससे कहता है कि चलिए दादाजी, पिताजी ने आपको बुलाया है बड़े दादाजी की चिता को आग देने के लिए। लेकिन गड़प्पा अपने पोते से कहता है कि ऐसे दिखावे और हंगामे का क्या फायदा जब मरा हुआ इंसान इसका आनंद ले ही नहीं सकता। पर अब उसका पोता उसे समझाता है कि यह परिवार की इमेज का सवाल है, इसलिए उसे साथ में चलना ही होगा, नहीं तो गांव में हंगामा हो जाएगा। इस तरह अब पोते के समझाने पर गड़प्पा आखिर वहां पहुंच ही जाता है। लेकिन जैसे ही अंतिम क्रिया पूरी होती है तो वो पंडित से कहता है कि ना तो मैं सर मुंडवाऊंगा और ना ही अपने कपड़े उतारूंगा, जिसे सुनकर आधा गांव यही सोचता है कि कैसा आदमी है जो अपने पिता की चिता पर भी ऐसी हरकतें कर रहा है। खैर, अब अंतिम क्रिया के बाद जब सभी गांव वाले लौट रहे थे तो वो पंडित थमन्ना से कहता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी अपने दादाजी की जमीन अपने नाम पर करवा लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पिता गड़प्पा को तो जमीन जायदाद से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन तुम्हारा चाचा बड़ा चालू आदमी है, कहीं वो तुम्हारी जमीन ना हड़प ले। अब पंडित की ये बात थमन्ना को बेचैन कर देती है, इसलिए अगले ही दिन वो अपने पिता गड़प्पा से कहता है कि वो सारी जमीन ऑफिशियली उसके नाम कर दे। वो कहता है कि दादाजी के मरने के बाद उनकी सारी जमीन अपने आप तुम्हारे नाम हो गई है और तुम्हारे मरने के बाद वो जमीन अपने आप मेरे नाम पर भी हो जाएगी। लेकिन दिक्कत ये है कि तुम्हारा भाई बहुत ही चालू है, वो तुम्हें उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर जाली तरीके से तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लेगा और तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। इस तरह हमें पता चलता है कि गड़प्पा असल में अपनी पिता सेंचुरी की अकेली औलाद नहीं था, बल्कि उसका एक छोटा भाई भी है जो दूसरे गांव में अपने परिवार के साथ रहता है। अब हालांकि थमन्ना ये जानता था कि उसका चाचा ऐसा नहीं करेगा, लेकिन पंडित की बातों से उसके अंदर जमीन का लालच आ गया था। आखिर था तो वो भी अपने दादा का पोता ही। उसका सोचना था कि पता नहीं उसका बाप गड़प्पा कब मरेगा और कब वो जमीन उसकी होगी, जिसे बेचकर उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। और ऊपर से उसका दादा 101 साल का मरा था, जबकि गड़प्पा अभी भी एकदम फिट था। यानी अगर थमन्ना उसके मरने का इंतजार करता और वो भी उसके दादा की तरह लंबा जीता तो जमीन थमन्ना के पास आने में बहुत साल निकल जाते और इतने में वो खुद बूढ़ा हो जाता। लेकिन इतना सब कुछ समझाने पर भी गड़प्पा अपने बेटे से कहता है कि मुझे सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने का कोई शौक नहीं है, मैं जब मरूंगा तो जमीन ले लेना, बाकी मुझे इस जमीन से कोई मतलब नहीं। इस तरह जब गड़प्पा ने सरकारी दफ्तर जाने से मना कर दिया तो उसे थमन्ना ने खूब गालियां बकी कि वो कितना बड़ा मूर्ख है, धरती का बोझ है और हमेशा समस्याओं से भागता है, जिस वजह से आज तक वो कुछ नहीं कर पाया। अब अगले दिन जब थमन्ना का बेटा अभिषेक अपने दोस्तों के साथ जंगल में लकड़ियां चुराने जाता है तो वहाँ वो एक बंजारन लड़की को देखता है जो वहाँ पर भेड़ें चरा रही थी। हालांकि उसने उस लड़की को ठीक से नहीं देखा था, लेकिन फिर भी इस पहली नजर में ही उसे उस लड़की से प्यार हो गया था। उधर सुबह सुबह थमन्ना एक ज्योतिषी से मिलता है जो ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति के हिसाब से उसके दादा सेंचुरी गौड़ा के श्राद्ध की तारीख तय कर देता है। साथ ही वो उसे सलाह देता है कि आसपास के गांव वालों को भी कार्यक्रम में बुला लेना और उन्हें मीट खिलाकर संतुष्ट करना, क्योंकि तुम्हारे दादा की उम्र ज्यादा थी और उनके सम्मान में इतना तो बनता है। वो ये भी कहता है कि इससे तुम्हारे दादा की आत्मा को शांति मिलेगी और वो मुक्त हो जाएंगे। अब इतना बड़ा खर्चा सुनकर थमन्ना के मुंह को ही श्राद्ध लग जाता है, लेकिन दादा की बात थी, ऊपर से इज्जत का सवाल था, इसलिए वो सोच लेता है कि ये काम तो करना ही होगा, वरना ग्रह नक्षत्र नाराज हो जाएंगे। पर खर्चे की बात से उसे वो जमीन भी याद आ जाती है जिसे बेचकर वो पैसे कमा सकता था, इसलिए वो समझ जाता है कि उसे जल्दी से जल्दी जमीन का काम करना होगा। तो इसके लिए वो अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसकी शहर के रजिस्ट्रार ऑफिस में अच्छी खासी पहचान थी। अब जब थमन्ना उससे मिलने जाता है तो वो अपने घर की छत मरम्मत करा रहा होता है, इसलिए वो उससे कहता है कि थमन्ना तुम एक काम करो, उस जमीन को अपने नाम कराने में समय बर्बाद मत करो, बल्कि उसे सीधा बेच दो। उससे तुम्हारा समय, पैसा और मेहनत तीनों बचेंगे, वरना ये सरकारी दफ्तर तुम्हें चक्कर ही कटवाते रहेंगे। वो आगे कहता है कि मैं शहर के एक अमीर आदमी को जानता हूँ जो कि एक बड़ा टिम्बर व्यापारी है, वो तुम्हारी जमीन फौरन खरीद लेगा। अब तमन्ना उसकी बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज था कि आखिर बिना अपने नाम पर जमीन करवाए वो उस जमीन को कैसे बेच पाएगा, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त के साथ चल देता है ताकि कम से कम ये पता कर सके कि वो आदमी जमीन खरीदेगा भी या नहीं।
तो इस तरह अब उसका दोस्त उसे शहर में सेतु नाम के एक आदमी के पास लेकर जाता है जो रजिस्ट्रार ऑफिस में काम करता था। अब सेतु से मिलवाकर तमन्ना का दोस्त उसे वहीं ऑफिस के बाहर छोड़कर चला जाता है क्योंकि उसके घर पर छत का काम चल रहा था और उसकी बीवी ने फोन पर वार्निंग दी थी कि अगर वो समय से वापस नहीं आया और मजदूर चले गए तो सारा काम उसे अकेले ही करना पड़ेगा। खैर, इधर जब सेतु ने जमीन के कागजात देखे तो उसमें पाया कि उसमें केवल एक ही दिक्कत है। वो कहता है कि अरे तमन्ना, ये जमीन तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर नहीं की गई है, पर ट्रांसफर करना कोई बड़ी बात नहीं है, नोटरी लगाकर ये काम आसानी से कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने दादा और पिता दोनों का डेथ सर्टिफिकेट लाना होगा। लेकिन अब तमन्ना के लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी कि उसका पिता गड़प्पा तो अभी तक जिंदा था, तो आखिर उसका डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनवाएगा। इसीलिए जल्दबाजी में वो सेतु से झूठ बोल देता है कि अरे पिता तो मेरे दादाजी के गुजरने से पहले ही गुजर गए, लेकिन उन्हें जमीन का इतना लालच नहीं था और ना मुझे है, इसलिए हमने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, पर मैं जल्दी ही सर्टिफिकेट लाकर आपको दे दूंगा। और इस तरह वो वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि सेंचुरी की तिथि यानी उसके श्राद्ध का निमंत्रण बांटने का काम अभिषेक को दिया गया है, जिस वजह से वो आज सुबह सुबह एक गांव से दूसरे गांव जाकर तिथि के कार्ड बांट रहा होता है। यहाँ उसे पता चलता है कि उसका परदादा सेंचुरी तो सच में बड़ा फेमस था। जगह जगह लोग उसे उसके दादा के किस्से सुना रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी आदत बिल्कुल सेंचुरी जैसी थी, यानी दूसरों को ट्रोल करना। तो इस तरह एक आदमी अभिषेक से पूछता है कि खाने में क्या क्या मिलेगा, मीट मिलेगा या फिर सब्जी में ही निपटा दोगे। खैर, इसके बाद जब अभिषेक कार्ड बांटकर घर लौट रहा होता है तो रास्ते में उसे वही लड़की मिलती है जो उस दिन जंगल में भेड़ चरा रही थी। अब वो काफी देर तक रुककर उसे घूरता रहा और फिर गाड़ी के शीशे पर देखने लगा कि वो उसे पलटकर देखती है या नहीं। और फिर जैसे ही उसने पलटकर देखा तो अभिषेक भी खुशी खुशी उसके पीछे चला गया। हालांकि उसे उस दिन उस लड़की से कोई तवज्जो नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारा क्योंकि उसकी फितरत भी कहीं ना कहीं उसके परदादा सेंचुरी की ही तरह थी। इधर हम देखते हैं कि तमन्ना अपने पिता की जमीन जल्दी से जल्दी अपने नाम करवाने की फिराक में होता है, जिस वजह से आज वो शहर आकर एक दलाल से मिलता है जो इस तरह के जुगाड़ू काम रिश्वत लेकर जल्दी से करवा देता है। लेकिन जब उस दलाल को पता चलता है कि तमन्ना अपने बाप के जीते जी उसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है तो उसका दिमाग भी चकरा जाता है। पर भाई वो भी ठहरा अपने देश का असली जुगाड़ू, इसलिए अब वो तमन्ना से कहता है कि भाई तुम अब 25,000 रुपए का जुगाड़ कर लो, मैं घंटे भर में तुम्हारे पिता का डेथ सर्टिफिकेट बनवा दूंगा, कल परसों का कोई चक्कर नहीं होगा। अब तमन्ना सोचता है कि उसे जल्दी से जल्दी 25,000 रुपयों का इंतजाम करना होगा, लेकिन सिर्फ ये चीज काफी नहीं थी क्योंकि अगले ही पल वो दलाल उससे कहता है कि भाई पैसे काफी नहीं है, ये पैसे जिस कर्मचारी को जाएंगे उसकी शर्त ये होगी कि तुम्हारे पिता को कम से कम 6 महीने गांव से दूर रहना पड़ेगा, ताकि अगर कोई अधिकारी गांव में जांच करने जाए तो उसे पता ना चले और गांव वाले ये गवाही दे सकें कि तुम्हारा बाप गांव में नहीं है। वो कहता है कि इससे ये बात साबित हो जाएगी कि तुम्हारे पिता मर चुके हैं और फिर आगे उस कर्मचारी के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर तमन्ना उसे कह देता है कि वो इस बात की फिक्र ना करे और उस कर्मचारी से बात करके रखे, तब तक वो पैसे भी ले आएगा और अपने पिता को भी गांव से दूर कर देगा। इसके बाद तमन्ना घर आकर रात भर यही सोचता रहता है कि आखिर वो अपने पिता को गांव से दूर कैसे भगाएगा, क्योंकि ये काम उसके लिए लगभग नामुमकिन था और ऊपर से दोनों बाप बेटों के बीच में कुछ खास बनती नहीं थी, जिस वजह से गड़प्पा उसकी बात मुश्किल से ही मानेगा। लेकिन फिर उसे एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो अगले दिन अपने पिता से कहता है कि कब तक तुम ऐसे ही गांव-गांव घूमते रहोगे, क्यों ना तुम पूरे देश की यात्रा करने जाओ। इस तरह वो उसे याद दिलाता है कि कैसे वो पहले दुनिया घूमने की बातें करता था और आज वो मौका आ चुका है। लेकिन फिर भी जब गड़प्पा को लगता है कि तमन्ना उसे चूना लगा रहा है तो तमन्ना उसे फौरन मनाने के लिए उसकी फेवरेट ब्रांडी भी लाकर दे देता है। इस तरह जब दारू मिल जाती है तो गड़प्पा को विश्वास हो जाता है कि उसका बेटा सच ही बोल रहा होगा, क्योंकि आज तक उसने अपने बाप को 1 रुपया भी दारू पीने को नहीं दिया था। इसके बाद जब गड़प्पा उसे पूछता है कि आखिर मैं जाऊंगा कैसे, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, तो तमन्ना उससे कहता है कि वो पैसे की फिक्र ना करे, पैसों का इंतजाम वो कर देगा, लेकिन इसके लिए उसकी एक शर्त है। फिर गड़प्पा के पूछने पर तमन्ना उसे अपनी शर्त बताते हुए कहता है कि तुम्हें अपने पोते अभिषेक के सर पर हाथ रखकर कसम खानी होगी कि तुम पैसे लेकर भारत भ्रमण पर जाओगे और कम से कम 6 महीनों तक गांव वापस लौटकर नहीं आओगे, साथ ही अपने उन पैसों को दारू में बर्बाद नहीं करोगे। अब गड़प्पा देश घूमने के लालच में अपने बेटे तमन्ना की बात मान लेता है और अपने पोते की कसम भी खा लेता है कि वो 6 महीने घूमेगा और अपने गांव वापस नहीं आएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभिषेक अब उस चरवाही लड़की के प्यार में ऐसा पागल हो जाता है कि उसे देखने के लिए दूसरे गांव की आटा चक्की में फ्री में काम करने लगता है।
इसके बाद वो चक्की वाले से झूठ कहता है कि वो काम सीखना चाहता है ताकि अपने गांव में एक चक्की खोल सके। दरअसल वो चरवाही लड़की और उसका परिवार अक्सर रागी और गेहूं पिसवाने के लिए इसी चक्की पर आते थे, जिस वजह से अभिषेक ने इस जगह पर काम करना शुरू कर दिया था। और इस तरह आज जब वो लड़की गेहूं पिसवाने आती है तो अभिषेक को उस लड़की से बात करने का बहाना मिल जाता है। और इसी बीच वो उससे पूछता है कि तुम अपनी नाक में नथुनी क्यों नहीं पहनती, अगर पहनोगी तो और भी सुंदर लगोगी। अब हालांकि वो लड़की उसे कोई जवाब नहीं देती, लेकिन एक ही दिन में चक्की का मालिक ये समझ जाता है कि अभिषेक का असली इरादा क्या है, इसलिए वो अगले ही दिन उसे काम पर आने से मना कर देता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि तमन्ना एक शराब बेचने वाली औरत कमला को खोजते हुए उसके घर चला आया था, क्योंकि इस गांव में एक वही थी जो उसे बड़ा उधार दे सकती थी। हालांकि कमला का पड़ोसी दुकानदार तमन्ना को बहुत समझाता है कि वो ये उधार किसी और से ले ले, क्योंकि कमला बहुत ही खतरनाक औरत है जिसके बारे में वो अभी नहीं जानता। वो तमन्ना से कहता है कि अगर वो उसका पैसा समय से नहीं चुका पाया तो कमला पूरे गांव में उसकी इज्जत उतार कर रख देगी। अब वो दुकानदार तमन्ना को ये सब समझा ही रहा था कि इतने में तमन्ना एक डेमो भी देख लेता है। वो देखता है कि जब एक आदमी शराब के पैसे दिए बगैर वहाँ से जा रहा था तो कमला ने उसे सबके सामने पीटना शुरू कर दिया और उसकी जेब से पैसे भी छीन लिए। अब ये देखकर तमन्ना का गला 1 मिनट के लिए सूख जाता है, क्योंकि उसके लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ थी। इज्जत और इमेज ही थी जिसकी वजह से उसने अपने दादा के श्राद्ध में पूरे गांव को न्योता दिया था। लेकिन फिलहाल बेचारे तमन्ना के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और ऊपर से उसे उम्मीद थी कि उसकी जमीन जल्द ही बिक जाएगी, जिसके बाद वो कमला के सारे पैसे चुका देगा। खैर, अब वो कमला से पैसों की बात करता है, जिसके बाद कमला उसे हर महीने 15% की ब्याज पर 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन पैसे देने से पहले कमला उसे साफ साफ कह देती है कि अगर उसने उसका पैसा समय से नहीं चुकाया तो पूरे बाजार के सामने वो उसका मेला निकाल देगी। पर तमन्ना उससे कहता है कि ये नौबत नहीं आएगी और इस तरह से वो उससे 2 लाख रुपए ले लेता है, जिसमें से 1,75,000 रुपए वो अपने पिता गड़प्पा को पूरा देश घूमने के लिए दे देता है, जबकि 25,000 रुपए वो अपने पास संभाल कर रख लेता है, जिससे उसको वो डेथ सर्टिफिकेट बनवाना था। खैर, अब गड़प्पा आज बहुत खुश होता है क्योंकि पूरी जिंदगी निकल जाने के बाद आखिरकार वो पूरे देश की सैर पर निकल रहा था, जो कि उसका बचपन का सपना था। लेकिन सपना भी अगर इतनी आसानी से पूरा हो जाए तो आखिर वो सपना कैसा, क्योंकि अब हम देखते हैं कि तमन्ना अपने पिता को खुशी खुशी बस में बैठा देता है और जाते जाते वो 6 महीने वाली बात भी याद दिला देता है। पर फिर हम देखते हैं कि बस में बैठते ही और गांव से थोड़ा बाहर निकलते ही गड़प्पा का अपने गांव के प्रति मोह जाग जाता है। यार, ये भी कमाल आदमी है, ना अपने पिता से मोह था, ना बच्चे से, ना पोते से, लेकिन आखिर में मोह आया तो आया अपने गाँव पर। और आखिर आए भी क्यों ना, पूरी जिंदगी इसी गांव में जो बिताई है, तो इससे दूर जाना इतना आसान कैसे होगा। तो अब यही दुविधा उसके मन में बैठ जाती है, लेकिन वो अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और थोड़ी दूर आगे बस को रुकवाकर उसमें से उतर जाता है। अब यहीं पास में चरवाहे बंजारों का डेरा था, जहां वो बैठकर उन चरवाहों को देख रहा होता है। फिर यहाँ वो यही सोच रहा होता है कि काश उसकी जिंदगी भी इन्हीं बंजारों की तरह होती, कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह घूमता रहता और इसी बहाने पूरा देश भी घूम लेता। अब इसी बीच जब वो बंजारे गड़प्पा को काफी देर तक वहीं बैठा हुआ देखते हैं तो दिन ढलने से पहले वो उसका हाल जानने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। एक आदमी पूछता है, क्या हुआ बाबा, यहाँ कैसे बैठे हो, घर वालों ने निकाल दिया है क्या? तो गड़प्पा उससे कहता है कि नहीं, मैं खुद पूरे देश के भ्रमण पर निकला था, लेकिन अब मन कर रहा है कि तुम लोगों के साथ भ्रमण करूं, इसलिए अगर तुम लोग बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे साथ सफर कर सकता हूं? ये सुनकर सभी लोगों को आश्चर्य होता है कि आखिर एक आदमी बंजारों की जिंदगी क्यों जीना चाहता है, लेकिन क्योंकि गड़प्पा अपने स्वभाव से मिलनसार होता है, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने जत्थे में शामिल कर लेते हैं। पर फिर हम नोटिस करते हैं कि ये तो वही चरवाहों का झुंड है जहाँ वो लड़की कावेरी भी रहती है, जिसे गड़प्पा का पोता अभिषेक पसंद करता है। हालांकि गड़प्पा को ये बात मालूम नहीं है और ना ही उस लड़की को मालूम है कि ये बूढ़ा आदमी उसी लड़के का दादा है जो उसके पीछे कई दिनों से पागल है। खैर, अब कुछ ही दिनों में गड़प्पा बड़ी जल्दी इन चरवाहों से घुल मिल जाता है। वो उनके साथ चौसर का खेल खेलता है, गप्पे लगाता है, जबकि इधर अभिषेक छुप छुप कर उस लड़की से मिलने के लिए आता रहता है। पर वो अपने इश्क में इतना पागल होता है कि उसे कभी अपने दादा की मौजूदगी उस जत्थे में नोटिस नहीं होती, जबकि गड़प्पा हर बार उसके सामने ही मौजूद था। अब कुछ दिनों में वो लड़की कावेरी भी धीरे धीरे अभिषेक को पसंद करने लगी थी और आखिर उसके कहने पर उसने अपनी नाक में छेद भी करवा लिया था ताकि वो नथुनी पहन सके। खैर, अब तिट्ठी का दिन भी नजदीक आ चुका है, जिस वजह से तमन्ना ने अपने बेटे अभिषेक को कुछ भेड़ें खरीदने का काम दिया है ताकि दावत के लिए मीट का इंतजाम हो सके।
अब हालांकि अभिषेक ये काम नहीं करना चाहता था, पर अपने पिता के कहे को टालने से वो डरता था। कम से कम ये अपने खानदान का अकेला ऐसा बेटा था जो अपने पिता की थोड़ी बहुत सुनता था, क्योंकि ना तो कभी गडप्पा ने अपने पिता सेंचुरी की सुनी और ना तमन्ना ने कभी अपने पिता गडप्पा की कोई बात सुनी। इसके बाद हम रात को देखते हैं कि अभिषेक अपने दोस्तों के साथ दारू के नशे में पूरी तरह से टल्ली होता है। असल में इतनी दारू पीने की वजह ये थी कि कल रात को अभिषेक ने जुए में बड़ी रकम जीती थी, जिस वजह से वो अपने दोस्तों को पार्टी दे रहा था। लेकिन उसके दोस्त उससे कहते हैं कि अभिषेक, तुम्हारी किस्मत अच्छी चल रही थी, क्यों ना तुम आज एक और दाव लगाओ और फिर से बड़ी रकम जीत लो। अब अभिषेक ने तो सोमरस पी ही रखा था, इसीलिए उसके लिए ऐसे दोस्तों का मोटिवेशन किसी सूखी लकड़ी में लगी चिंगारी जैसा था, जिसे बस सुलगाने की देर थी। और अब होता भी वैसा ही है। अभिषेक अपने पैसे लगाकर आज जुए की शुरुआत करता है और धीरे धीरे पूरी रकम हार जाता है। लेकिन वो हार ही क्या, जिसमें पतलून भी ना उतर जाए। इसलिए अब आखिर में वो उन पैसों को भी दांव पर लगा देता है जो उसके पिता ने भेड़ खरीदने के लिए दिए थे, और फिर उसका सारा नशा ढीला हो जाता है क्योंकि वो उन पैसों को भी हार जाता है। अब पहले जो दारू पिछले दिन की जीत की खुशी में पी जा रही थी, वो आज की हार के गम में पी जाने लगती है, और फिर उसे नशा इतना बढ़ जाता है कि वो वहीं पर औंधे मुंह होकर सो जाता है। इधर गडप्पा आज उन चरवाहों को अपने बारे में बताता है कि वो असल में कौन है और आखिर उसकी कहानी क्या है। वो उन्हें बताता है कि जब वो छोटा बच्चा था तभी उसकी माँ मर गई, जिसके बाद उसके छोटे भाई की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। और फिर इसी बीच एक दिन अचानक उसका पिता सेंचुरी गौड़ा एक लड़की को घर पर लेकर आया और कहा कि वो उस लड़की से शादी कर ले। वो बताता है कि तब वो शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पिता ने उसे शादी करने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि घर में कोई औरत नहीं थी जो खाना पीना और बाकी चीजों को संभाल सके। खैर, फिर जल्द ही उसे 2 बच्चे हुए, जिसके बाद जिंदगी अच्छी चल रही थी। लेकिन एक दिन उसने गन्ने के खेत में अपने पिता सेंचुरी को अपनी पत्नी के साथ पाया, और फिर उसकी पत्नी इस शर्म को बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिसके बाद वो उसी रात दोनों बच्चों समेत कुएं में कूद गई। वो बताता है कि उसने अपनी बीवी और बच्चों को बचाने की काफी कोशिश की, पर इसके बावजूद वो केवल एक ही बच्चे को बचा सका, जबकि पत्नी और बड़ा बच्चा मारा गया। और उस दिन से उसका दिमाग कुछ ऐसा हो गया कि वो खुद को समझाकर भी समझा नहीं पा रहा। एक तरह से वो यही सोचता रहा कि आखिर वो अपने पिता पर कैसे गुस्सा करे, उससे क्या कहे। वही जो बीवी थी जिससे वो कुछ कह भी सकता था, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो इस तरह वो अपनी भावनाओं के बीच में फंस गया था, और ये उलझन आखिर में इतनी बढ़ गई कि ना उससे कोई काम हुआ और ना वो खुद को कभी समझा पाया। जिसके बाद वो ऐसे ही कहीं चला जाता है, ऐसे ही इधर उधर घूमता रहता है और आज इस जत्थे में शामिल है। साथ ही वो ये भी बताता है कि इस बात की बहुत संभावनाएं हैं कि उसका बेटा तमन्ना असल में दादा सेंचुरी की औलाद हो, क्योंकि तमन्ना बिल्कुल अपने दादा की ही तरह धूर्त है, और यही वजह है कि उसकी उससे नहीं बनती। इधर अगली सुबह जब अभिषेक की नींद खुली तो उसे होश आया। तो अब ये सोचकर ही उसका दिमाग खराब हो गया कि वो अपने सारे पैसे हार चुका है, जिस वजह से उसके पास अब भेड़ खरीदने के पैसे नहीं होते। लेकिन अब वो इस बात से डरने लगता है, क्योंकि अब उसका बाप उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ऊपर से पैसों के मामले में वो बहुत ही बड़ा कमीना है। इस तरह अब मजबूरी में अभिषेक कुछ जुगाड़ लगाता है और उधार में भेड़ लाने की कोशिश करता है। लेकिन अफसोस उसे कोई उधार नहीं देता, क्योंकि वो कोई काम धाम तो करता नहीं था, जिस वजह से कोई उस पर भरोसा भी नहीं कर सकता था। और तब जाकर अभिषेक को एक कटु सत्य पता चलता है कि आदमी पैसे सिर्फ अपने घर परिवार के खर्चे के लिए नहीं कमाता, बल्कि ये एक सामाजिक निवेश भी है, जिस वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट और भरोसा करते हैं। खैर, इस तरह अब उसके सारे प्लान फेल हो जाते हैं। लेकिन तभी उसका दोस्त उसे सजेस्ट करता है कि क्यों ना भेड़ों को चोरी कर लिया जाए। पर अब सवाल ये आता है कि भाई आखिर भेड़े कहाँ पर हैं, ताकि उन्हें चोरी किया जा सके। तो वो दोस्त अभिषेक को बताता है कि उसे पता है कि वो भेड़े कहाँ मिलेंगी। इधर हम देखते हैं कि आज तमन्ना वापस शहर आता है और उस दलाल को 25,000 रुपए देकर अपने पिता गडप्पा का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट हासिल कर लेता है। इसके बाद वो सीधे उस सेतु के पास जाता है और उसे लाकर गांव की अपनी जमीन दिखाता है, ताकि उसकी असली कीमत पता कर सके। फिर जब सेतु अपनी कैलकुलेशन कर लेता है तो वो तमन्ना से कहता है कि तुम्हारी जमीन अच्छी लोकेशन पर है, इसलिए रकम सही मिल जाएगी। और इस तरह हम देखते हैं कि उस जमीन की कीमत 20 लाख रुपए तय हो जाती है। इधर हमें पता चलता है कि गडप्पा ने आज पूरे कबीले को अपनी तरफ से चिकन खिलाने का वादा किया था, जिस वजह से आज डिनर में एक जबरदस्त पार्टी होती है। इसी बीच वो चरवाहे मांस और शराब का आनंद ले रहे होते हैं और पूरी तरह से नशे में होते हैं,
जिस वजह से कोई अपनी भेड़ों की रखवाली ठीक से नहीं कर पाता। और इसी बीच हम देखते हैं कि आज रात अभिषेक अपने दोस्तों के साथ वहां आता है और चुपके से कुछ भेड़ों को चुरा लेता है। अब असल में यहाँ पर उनको ये चीज नहीं पता होती कि ये बंजारों का समूह वही है जिसमें कावेरी रहती है। खैर, अब दूसरे दिन गांव में तिट्ठी का कार्यक्रम शुरू होता है, जिस वजह से सुबह से ही बड़े भोज की तैयारियां चालू हो जाती हैं। पर इसी बीच गांव के पंडित को एक बड़ी बात खटक रही होती है कि आखिर गड़प्पा कुछ दिनों से कहाँ गायब हो गया है। वो कहता है कि आखिर गड़प्पा के बिना तिट्ठी का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। उसने ही अपने पिता की चिता को आग दी थी, इसलिए आज उसका यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। इस बीच वो तमन्ना को कोसने लगता है कि जरूर तुमने उसे कुछ उल्टा सीधा बोला होगा, जिस वजह से वो कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन एक चीज याद रखो, तुम्हारे दादा को तुम्हारे बेटे के इस काम के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। पर जो तमन्ना पहले अपने दादा की इमेज को लेकर ये दावत करवा रहा था, आज उसे अपने दादा की फिक्र नहीं थी, क्योंकि अब उसका लालच उसके रीति रिवाजों और इमेज से बढ़कर हो गया था। दोस्तों, यही है मानव की असली हकीकत। जरूरत के हिसाब से हम ईमानदार और एकदम से स्वार्थी बन जाते हैं। खैर, उधर सुबह होते ही चरवाहों को पता चलता है कि उनकी कुछ भेड़ें गायब हैं। इसके बाद वो आपस में लड़ने लगते हैं कि आखिर गलती किसकी है, कल कौन पहरे पर था और कल रात भेड़ किस वजह से चोरी हो गई। लेकिन तभी एक आदमी गड़प्पा पर शक करते हुए कहता है कि कल ही इस आदमी ने हमें ये दावत खिलाई और कल ही चोरी हो गई। ये सब इसी की चाल होगी, क्योंकि पहले इसने हमें शराब पिलाई और फिर अपने लोगों से भेड़ों को चोरी करवा दिया होगा। लेकिन तभी कुछ चरवाही औरतें उल्टा उस आदमी से लड़ पड़ती हैं कि गड़प्पा ने कुछ नहीं किया, वो एक भला आदमी है और ऐसा सोचना भी पाप है। अब इस बात से बाकी लोग भी एग्री कर लेते हैं कि गड़प्पा का इसमें कोई हाथ नहीं, और फिर वो सोचते हैं कि अगर एक बार चोरों ने भेड़ों पर नजर डाल ली है तो वो फिर से आएंगे। लेकिन इससे अच्छा ये होगा कि वो लोग अब अपना जत्था लेकर कहीं और चले जाएं और नया ठिकाना बनाएं। इस तरह जब पूरा जत्था अपने जाने की तैयारी करने लगता है तो बेचारा गड़प्पा यही सोचता रहता है कि ना मैं कल रात कोई दावत रखता और ना इन लोगों को यहाँ से जाने की जरूरत पड़ती। इसलिए अब वो पहले उन लोगों को भेड़ों के पैसे देकर उनके नुकसान की भरपाई करने लगता है और फिर उन्हें भारी मन से अलविदा कह देता है, क्योंकि वो उनके साथ जाना तो जरूर चाहता था, लेकिन अपने गांव से दूर नहीं। यहाँ हम ये भी नोटिस करते हैं कि जो पैसे तमन्ना ने उसे पूरा देश घूमने के लिए दिए थे, वो उन सारे पैसों को चरवाहों में बांट देता है ताकि उनकी जिंदगी और अच्छी हो सके। अब इधर पूरा गांव तिट्ठी के उत्सव में लगा होता है और इस बीच तमन्ना को लगने लगता है कि अब सब सही हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें उसके प्लान के हिसाब से चल रही होती हैं। वो यही सोचने लगता है कि अब तिट्ठी के बाद उसके पास 20 लाख रुपए होंगे, यानी जमीन का झंझट खत्म हो जाएगा, जिसके बाद वो कमला के 2 लाख रुपए भी चुका देगा। और उसके बाद अगर 6 महीने बाद गड़प्पा वापस आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तब तक जमीन बिक चुकी होगी और फ्रॉड हो चुका होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शहर में सेतु इतना एक्साइटेड होता है कि उसने जमीन को आगे बेचने के लिए अपने ग्राहक भी खोज लिए होते हैं, जिस वजह से वो आज ही उन्हें जमीन को दिखाने गांव ले आता है। इस बीच चरवाहे भी चोरी के डर से दूसरी जगह जाने के लिए निकल चुके होते हैं, जिनके साथ साथ भेड़ों का झुंड भी तमन्ना के गांव से होते हुए आगे बढ़ रहा होता है। इधर जब तिट्ठी का कार्यक्रम चल ही रहा था कि तभी शहर से सेतु अपने कुछ लोगों के साथ उन्हें जमीन दिखाने गाँव लेकर आ चुका था। अब चूंकि तमन्ना की जमीन उस जगह के पास ही थी जहां गांव में तिट्ठी का कार्यक्रम चल रहा था, तो इसी के चलते तमन्ना का वो दोस्त भी सेतु को देख लेता है और वो सेतु को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसी ने शुरू में तमन्ना को उसके बारे में बताया था। तो इसीलिए अब उसने एक लड़के को सेतु और उसके साथ आए आदमियों के लिए कोल्ड ड्रिंक लाने भेज दिया। और फिर जब वो जमीन देखकर जा ही रहे थे और तभी वो दोस्त जिद करने लगा कि सेतु ड्रिंक्स आने तक वहीं रुके। हालांकि तमन्ना ये देखकर गुस्सा होता है कि उसका दोस्त बेवजह उस आदमी के पीछे लगा है, जबकि उसे वहां से फौरन निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस बीच कोई गांव वाला ये ना कह दे कि उसका बाप गड़प्पा अभी जिंदा है। पर क्या करें, वो भी अपने दोस्त से ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। खैर, तभी हम देखते हैं कि एक औरत जो कि तिट्ठी के लिए पानी लेने गई थी, वो गांव के पास से गुजरते हुए चरवाहों के झुंड में गड़प्पा को देख लेती है। अब पंडित जी ने तो पहले ही कह रखा था कि गड़प्पा का होना जरूरी है, इसलिए वो औरत फौरन चिल्लाते हुए वापस आती है और बताती है कि उसने अभी अभी चरवाहों के झुंड में गड़प्पा को देखा है। फिर क्या था, सभी गांव वाले जाकर उन चरवाहों को घेर लेते हैं और यहाँ उन्हें गड़प्पा भेड़ों के झुंड में छुपा हुआ मिलता है। असल में वो इसीलिए छुप रहा था ताकि उसे वापस गाँव ना जाना पड़े, क्योंकि वो अपने पोते के सर पर हाथ रखकर कसम खाकर जो आया था। लेकिन गांव वाले नहीं मानते और जोर जबरदस्ती के साथ गड़प्पा को कंधे पर उठाकर वापस ले आते हैं। और फिर जब सेतु को पूरी बात पता चलती है
कि तमन्ना ने जमीन बेचने के लिए उसे अपने पिता का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट दिया है, तो सेतु उसके मुंह पर जमीन के पेपर्स को फेंककर वहां से चला जाता है। साथ ही वो उसे गालियां देते हुए कहता है कि भले तुमने पढ़ाई लिखाई ना की हो, लेकिन तुम गवार होने के साथ साथ बहुत बड़े कमीने भी हो, जो जीते जी जमीन के लालच में अपने पिता तक को मार रहे हो। इस तरह अब गडप्पा के वापस आने से तमन्ना का पूरा प्लान बिगड़ जाता है। उसका खून खौलने लगता है। आज उसकी बहुत बेइज्जती हुई है, इसलिए अब वो गुस्से में अपने पिता को पूरे गांव के सामने कोसता है। वो उसको जान से मारने की धमकी के साथ साथ गालियां भी बकने लगता है, पर इससे उसका पेट नहीं भरता और फिर वो अपने दोस्त को गालियां परोस देता है कि उसकी वजह से सेतु इतनी देर रुका, नहीं तो कब का निकल चुका होता। असल में ना तो उसके दोस्त को और ना ही गडप्पा को तमन्ना के खुराफाती आइडिया की जानकारी थी। उसके दोस्त को बस इतना मालूम था कि वो जमीन बेचना चाहता है और गडप्पा को बस इतना पता था कि उसके बेटे ने उसे 6 महीनों तक गांव से दूर रहने को कहा है। लेकिन आज गुस्से में खुद तमन्ना ने ही सभी के सामने अपनी चालबाजी उगल दी। अब ये सुनकर गांव वाले कहने लगते हैं कि अच्छा ही हुआ कि इस बहाने कम से कम सबके सामने तमन्ना का असली चेहरा तो बाहर आया। फिर हम देखते हैं कि कमला भी वही थी, जिसे अंदाजा हो चुका था कि तमन्ना को दिए हुए पैसे अब डूब चुके हैं। पता नहीं अब वो उसका क्या हाल करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। पूरा गांव तिट्ठी की दावत में आया था, इसलिए अब सभी अपना अपना भोजन कार्यक्रम शुरू करते हैं। फिर हम देखते हैं कि सेंचुरी की तिट्ठी के भोज में अब सारे चरवाहे भी आमंत्रित हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि वो सभी उसी भेड़ के मीट का स्वाद ले रहे हैं जिन्हें अभिषेक और उसके दोस्त उन्हीं के पास से चुरा कर लेकर आए थे। पर तभी हम नोटिस करते हैं कि अभिषेक ने न केवल उनकी भेड़ चुराई थी, बल्कि उसने कावेरी का दिल भी चुरा लिया है, जो अब ये सोच रही होती है कि अगर उसका जत्था यहाँ से चला गया तो वो अभिषेक के साथ कैसे रह पाएगी। क्या वो उस बंजारन से शादी करेगा? क्या वो उसे गांव में सम्मान दिला पाएगा? लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है कि अभिषेक इस मामले में अपने दादा सेंचुरी पर नहीं गया है। वो उसे ढूंढेगा और उससे शादी भी करेगा, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, तमन्ना को देखिए, वो आज का असली कलयुगी आदमी है, जो पैसे के लिए अपनी इज्जत को नहीं देखता। यानी पहले उसे अपनी इज्जत की फिक्र थी, लेकिन फिर पैसों की खुशी में उसने इज्जत के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। किसी ने सही कहा है, गरीब को बुखार भी आ जाए तो कोई नहीं पूछता, अमीर को छींक के आई पूरा मोहल्ला उसकी नाक पोंछता। और इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार, दमदार और धांसू मूवी के साथ। टिल देन, अपना और अपनों का ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।